हाय एवरीवन। ज्योग्राफी का अध्ययन करते हुए हम अभी तक उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत की वो नदियाँ जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब इस वीडियो में हम दक्षिण भारत की उन प्रमुख नदियों को देखते हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। इस संबंध में अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप ज़रूर देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उन्हें देखने के बाद ही आप भारत के नदी तंत्र को संपूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियों को। हम पहले भी देख चुके हैं कि दक्षिण भारत की नदियाँ दो भागों में बांटी जाती हैं। एक तो वो जो बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराएं और दूसरी वो जो अरब सागर में अपना जल गिराएं। इस वीडियो में हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भारत के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने के कारण ये नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। हमने देखा था कि भारत की पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और इसी प्रकार पश्चिमी तट वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती हैं। पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहने वाली नदियों की संख्या पूर्व क्षेत्र की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी कम है। भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल प्रवाहित करती हैं, लेकिन इसके पश्चात भी पश्चिमी तट की नदियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम पश्चिमी तट की नदियों को देख लेते हैं। प्रायद्वीप में भारत की दो प्रमुख नदियाँ पश्चिम क्षेत्र की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। अन्य प्रमुख नदियाँ साबरमती, माही, लूनी इत्यादि हैं। इनमें से हम एक एक नदी को देखते रहेंगे। इनमें सबसे पहले देखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला में निकलती है और गुजरात के रण ऑफ कच्छ, जिसे कच्छ का रण कहा जाता है, में विलुप्त हो जाती है। इसको लवण नदी भी कहा जाता है। लवण नदी कहने के पीछे कारण ये है कि लूनी नदी में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। यह नदी बड़ोदरा, बाड़मेर के पश्चात खारी हो जाती है। कारण रेगिस्तान में जब ये गुजरती है तो रेत से सम्मिलित नमक इसके पानी में मिल जाता है और NaCl की अधिकतम मात्रा के कारण यह नदी आधी मीठी और आधी खारी हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। साबरमती नदी खंबाती खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर व अहमदाबाद शहर साबरमती के तट के पर स्थित है। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस आश्रम का बड़ा ही महनीय योगदान रहा है। साबरमती नदी की कुछ सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम और सेई। इसके पश्चात दक्षिण भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भरूच के पास अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर आती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी के बाद हम इसके एक तथ्य को और देखेंगे कि जबलपुर मध्य प्रदेश इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी के जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टान से बना है। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना इत्यादि परियोजनाएं नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तापी नदी। तापी नदी महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से निकलती है तथा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तापी नदी खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है। तापी नदी नर्मदा नदी के बाद दक्षिण भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा तथा तापी भ्रंश घाटी के मध्य स्थित ब्लॉक पर्वत है। सूरत शहर तापी के किनारे बसा है। उकाई और ककरापार जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर ही स्थित है। इन्हीं कारणों से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। माही नदी अगली महत्वपूर्ण नदी है।
माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी भारत की ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी के बाद मांडवी नदी। मांडवी नदी भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली नदी है। मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक से है। मांडवी नदी गोवा में जुवाई नदी से संगम करती है और फिर यह संयुक्त नदी अरब सागर में विलय हो जाती है। इससे मुर्मुगांव का जो प्राकृतिक बंदरगाह है वह बनता है। मांडवी नदी के बाद अब हम अगली नदी देखते हैं, जुवाई नदी। जुवाई नदी गोवा से निकलती है और गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह नदी वहीं से उत्पन्न होती है और उसी के समीप अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं शरावती नदी। शरावती नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियों में से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। यह कर्नाटक राज्य की एक मुख्य नदी है। इसका उद्गम कर्नाटक के अम्बु तीर्थ को माना जाता है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर ही बना हुआ है। इसे महात्मा गांधी या गर्लसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके पश्चात पेरियार नदी। यह नदी केरल के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। तीव्र ढाल में प्रवाहित होने के कारण यह नदी समानांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है। पेरियार नदी भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इस पर पेरियार जल विद्युत परियोजना इडुक्की बांध स्थित है, जो केरल प्रांत का एक प्रमुख बांध है। इसके पश्चात भरतपुझा नदी। यह नदी भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। पेरियार नदी के बाद केरल में बहने वाली नदियों में यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भारत का संपूर्ण नदी तंत्र बड़े विस्तार से कंप्लीट किया है। आप लोग मेरी पहली वीडियो भी देख लीजिए, आपको ठीक से समझ आ जाएगा कि संपूर्ण भारत का नदी तंत्र किस प्रकार का है। अब आने वाली वीडियो में हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के कुछ नए तथ्यों और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कुछ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेके आएंगे। थैंक यू।